आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। जी हाँ, आज आप और हम अपने घरों में सुरक्षित महफूज बैठे हैं तो महज भारतीय सेना के उन जवानों की वजह से जो सरहद पर मुस्तैद हैं हमारी सुरक्षा के लिए। और आज का हमारा कार्यक्रम उन सभी सेना के जवानों और परिजनों को सलाम है। हमारी सुरक्षा, हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त अपनी जान हथेली पर लेकर सरहद पर मुस्तैद रहने के लिए। नमस्कार, स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। आपने और हमने 15 अगस्त 26 जनवरी पर या कभी गाहे बगाहे ये ज़रूर गुनगुनाया होगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर ना आए। जी हाँ, उन शहीदों की कुर्बानी जो हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सरहद की हिफाजत के लिए कुर्बान हो गए, उनके परिजनों की हिम्मत जो अपने जवान बेटों को, अपने पति को या वीर शहीदों को खोने के बाद जिंदा दिली से जिंदगी जी रही हैं और फिर अपने बच्चों को सेना में भेज रही हैं। 7 दिसंबर ये वो दिन है जब सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है भारतीय सेना के जवानों को और उनके परिजनों को आभार प्रकट करना। और आज इसीलिए हमारे साथ मौजूद है कर्नल योगेंद्र कुमार माथुर, जो सेवानिवृत्त हैं आर्मी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस विशेष प्रस्तुति में। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, 7 दिसंबर बहुत ख़ास दिन है और सेना से जुड़े शख्स के लिए तो ये दिन मानो किसी दिवाली की तरह होता है। आपके लिए ये दिन कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ खास है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने पहले तो बहुत खूब जो गाना लता मंगेशकर ने गाया था बहुत साल पहले, और तत्कालीन प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। और यही सोल पर्पज़ है झंडा दिवस का। अगर इसमें छिपा हुआ है ये पर्पज़ कि जिन्होंने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया है या अपनी पूरी सर्विस देकर के देश को सुरक्षित रखा है, तो आज ये मौका है कि हम उनको याद करें। और यह एक मौका है हर एक देशवासी के लिए कि वो जो सरहद पे मुस्तैद है और जिसकी वजह से पूरा देश सुरक्षित है, उसको धन्यवाद करें। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज द सोल पर्पज ऑफ द झंडा दिवस। जहाँ तक आपने मेरे बारे में पूछा, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ मेरे स्कूल डेज के बारे में। जैसे ही झंडा दिवस की चर्चा होती थी, वतन परिस्थिति के देशभक्ति के गाने लाउड स्पीकर पे बजने लगते रहते थे और एक अजीब सा माहौल, खुशी का लहर दौड़ जाती थी। और वो छोटे छोटे झंडे लेकर के हम सब जाते थे और कुछ फंड्स इकट्ठे करते थे और जमा करते थे। लेकिन उस समय हमको ये समझ नहीं थी कि ये इनका पर्पज़ क्या है, किस लिए किया जाता है। और उसका लेवल है, पूरा देश इसमें जुड़ा हुआ है और ये फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये उन सब के वेलफेयर के लिए है जिन्होंने देश में अपनी कुर्बानी। बहुत खूब। और कहा जाता है ना कि जब देशभक्ति का कोई भी गीत चलता है ना, तो मन में कहीं ना कहीं वो भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उन जवानों के प्रति बहुत आभार प्रकट हो जाता है। वो कहते हैं ना, दिल से खुद उनके लिए दुआएं निकलती हैं कि आप हमेशा सुरक्षित रहें और यूं ही हमारे लिए मुस्तैद रहें। और उनका बलिदान हमारे लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर, हम यहाँ बात करेंगे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब से शुरू हुआ? 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप इसके बारे में हमें ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं, देश आज़ाद हुआ सन 15 अगस्त सन 1947। जी बिल्कुल। उसके पहले भी जो भारतीय सेना थी, लेकिन वो ब्रिटिश आर्मी थी जी। तो उस समय भी वर्ल्ड वार हुई, 1 और 2 हुई। तो ये कंसेप्ट तो एक्चुअली सेना दिवस का और फंड कलेक्शन का आज़ादी से पहले ही था। कुछ पॉपी फंड करके ऐसा कुछ नाम था उसका उस समय, और जो पॉपी की सेल होती थी उसका कुछ परसेंटेज दिया जाता था वेलफेयर ऑफ सोल्जर्स के लिए। लेकिन जब आज़ाद हुआ देश सन 47 में और 48 में ही युद्ध हो गया। जी आपको पता होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे ही युद्ध हुआ तो उसमें बहुत लोग कैजुअलिटी, आहत हुए। फंड्स की कमी थी, देश आज़ाद हुआ था और समस्याएं बहुत गंभीर थी।
तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1949 में जी इस झंडा दिवस फंड के बारे में सोचा जी। और उस समय से ये शुरुआत थी उसकी। लेकिन साइड बाय साइड ये देखा गया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत से फंड्स बनते गए जी। आवा आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना फंड बना लिया जी। कुछ ऑर्फन्स थे उन्होंने अपना बना लिया, आर्मी नेवी एयरफोर्स और सिविलियंस इन्होंने अपने अपने फंड बना लिए जी। तो फिर बाद में 93 में इन सभी फंड्स को अमलगमेट करके अच्छा। एक डिसीजन लिया गया और जो माननीय रक्षा मंत्री उसके इंचार्ज बनाए गए और गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उनके इंचार्ज बनाए गए और ये आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग फंड क्रिएट किया गया। ये सब मिला जुला सब फंड्स मर्ज कर दिए गए। तो अभी एक फंड है जिसका नाम जैसा मैंने बताया आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग फंड है और ये इसका कंट्रोलर दिल्ली में केंद्रीय सैनिक बोर्ड है। अच्छा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड इसका कंट्रोलर है, उनके पास सभी रिक्वायरमेंट्स आती हैं देश से, जो नीडी हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं और हर एक राज्य में जो राज्य सैनिक बोर्ड हैं जहां ब्रिगेडियर्स की कमांड होती है, रिटायर्ड ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं वो होते हैं और जिला सैनिक बोर्ड होते हैं। तो ये दोनों काम करते हैं। क्या क्या? एक फंड कलेक्शन का भी काम और ये इकट्ठा करके इन्होंने पहुंचाना है केंद्रीय सैनिक बोर्ड पे। दूसरा रिक्वायरमेंट, हर जगह एक्स सर्विसमैन है, वीर नारी हैं, इनकी रिक्वायरमेंट किस किस को है? इसकी रिक्वायरमेंट है जो शहीद हो गए उनकी फैमिलीज को सेटल करने के लिए, जो शहीद नहीं हुए नॉर्मल डेथ हुई उनकी फैमिलीज को सेटल कर, बच्चों की स्कॉलरशिप और एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए। और आपको एक और बात बताऊं, जो देश की आजादी के पहले जो सेना थी और जिन्होंने लड़ाई में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था उनके कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और वो शहीद हो गए, उनकी विधवाएं आ गई। अभी किसी गांव में जाते हैं पता करते हैं कि मारवाड़ी में जैसे पूछते हैं कि आपका हस्बैंड कहीं करा, तो वैसे भाई लड़ाई लड़ी आजादी हूं पहली, तो आर्मी में कहता हाँ आर्मी में, बट शी इज हैविंग नो मनी, नो पेंशन इज बीइंग गिवन टू हर। तो उनकी कंडीशन पेन्यूरी है, बहुत गरीबी की हालत में रह रहे। तो इस फंड का एक उद्देश्य उनको भी सेटल करना है, वैसे ही उनकी संख्या बहुत कम है जी। तो ये जिम्मेवारी हमने हमारे देश को उठानी है जी। बिल्कुल। आज एक सिपाही जो सरहद पे रक्षा कर रहा है देश की, वो बड़ी मुस्तैदी से और जोश के साथ वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। बेशक। क्यों निभा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि कल को उसको कुछ हो गया तो उसके परिवार को देखने के लिए पूरा देश उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल जी। और ये भावना हम हर नागरिक के अंदर है और तभी हम कहते हैं कि सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारी भारतीय सेना है और ये जज्बा हर नागरिक के मन में होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब वो हमें अपने परिवार की तरह जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उनका परिवार हमारी जिम्मेदारी। यहाँ आपने सब फंड की बात की, ये फंड कलेक्ट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होता है? ज़रूरत है किसी भी सेना के परिवार को या किसी सैनिक के परिवार को तो किस तरीके से वो आगे प्रोसेस किया जाता है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, इसकी एक बहुत बेहतरीन स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं और पूरे देश में इसकी सूचना दी हुई है जी। इसके स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, इसको अप्लाई करना पड़ता है और जो अप्लाई नहीं कर सकते उनको गाइड किया जाता है। तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो जवान शहीद हुआ है वो जिस यूनिट का है, हमारे यहाँ ये बहुत अच्छे ट्रेडिशंस हैं कि वो यूनिट वाले उनसे संपर्क पे रहते हैं जी और उनकी पेंशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो और कोई और मदद हो और उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट को वो वर्कआउट करके उनकी हेल्प करते हैं। ये पूरी रिक्वायरमेंट, जैसे किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, किसी को मकान बनवाना है, किसी को और कुछ करना है, तो ये पूरी रिक्वायरमेंट इकट्ठी की जाती है और इसको एक बोर्ड असेस करता है और उसके हिसाब से जितना कलेक्शन हुआ है और उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ये जिम्मेवारी। सारी एप्लीकेशंस एक डेट तक जैसे दी हुई है उसमें एसओपी में वहाँ पे पहुँचनी होती है और जो लेट आती है वो अगले वाले में कंसीडर कर ली जाती है और फिर उनको वो फंड्स रिलीज किए जाते हैं, उनको पैसा पहुंचाया जाता है और वो इस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं। यहाँ एक चीज़ जानना चाहूँगी सर आपसे, अक्सर देखा जाता है जिन्हें पदक मिला है या सम्मान मिला है उनके परिवार की जानकारी तो आम नागरिक को होती है, लेकिन वो सैनिक जो कुछ ही चंद वक्त पहले ही सेना में गए थे और अचानक उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े,
कहीं ना कहीं वो शहीद हो गए, ऐसे सैनिकों को भी इस फंड से प्रॉफिट मिलता है? क्या कुछ प्रोसेस है उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने मुद्दा उठाया है, और ये मैं पूरे देश को एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिसने सेना की वर्दी पहन ली है उसकी चाहे एक दिन की सर्विस हो, अरे कारगिल लड़ाई जब हुई तो जो बटालियंस ऊपर गई थी उसमें कुछ जवान तो जिनकी जस्ट 2 महीने 3 महीने सर्विस थी वो गए ऊपर, वो शहीद हुए, तो उनके पूरे परिवार हमारी जिम्मेवारी है। हाँ। देश की जिम्मेवारी है, आर्मी की जिम्मेवारी है। अच्छा, दूसरा ये फंड एक समझने की जरूरत है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ऑल्सो जो सिविलियन डिफेंस ऑपरेशनल रिलेटेड एम्प्लॉयज हैं उन सब के लिए है जी, राइट। और इस तरह से जो फंड इकट्ठा होता है वो हर एक का उस पर हक है जी। लेकिन एक दुख भरी चीज ये है, जो एक सैड पार्ट है, कि इतनी सब कोशिश करने के बावजूद 2 चीज मैं चाहूंगा कि जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं इस पर थोड़ी तवज्जो दें। एक तो ये है कि जो फंड कलेक्शन है वो बहुत लिमिटेड है। अभी मैं पीछे देख रहा था 21-22 में कोई 35 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, वो इतने बड़े देश में 35 करोड़ रुपए और जो इतनी रिक्वायरमेंट है उसको कुछ भी नहीं। तो एक तो वो है जागृति लाने की जरूरत है। दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं और जो दूसरे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो CSR एक होता है जो कॉर्पोरेट सोशल सर्विसेज के लिए पैसा देते हैं, उनको मैं अपील करूंगा कि ये फ्लैग डे में वो डोनेट करें। और बहुत से लोग, जैसे REC ने मैंने देखा था कोई 1.6 करोड़ डोनेट किया है, इस तरह से कर रहे हैं। तो अवेयरनेस लाने की जरूरत है देश में। और दूसरी बात यह है कि ये झंडा दिवस सुबह मॉर्निंग में 7 तारीख को शुरू होता है और शाम को खत्म होता है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि झंडा दिवस है, और बहुत से लोगों को इसकी महत्ता का नहीं पता होता है। क्यों ना हम इस झंडा दिवस का पीरियड लंबा करें, क्यों ना हम एक झंडा दिवस का वीक बनाएं और एटलीस्ट फोर्टनाइट बनाएं, और एक अवेयरनेस, मतलब 2 वीक पहले टीजर्स आने लगे दूरदर्शन पे, टेलीविजन के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबको बताया कि भाई उस तारीख को झंडा दिवस है और ये QR कोड है, खुले दिल से डिजिटल ट्रांसफर करें और पैसा सही जगह जा रहा है, इससे फंड इकट्ठा ज़्यादा होगा और जो पर्पस है इसका बहुत बेहतरी से अचीव कर पाए। और यही एक हमारे इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि आम नागरिक को इसकी जानकारी हो कि 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस है और इसे क्यों मनाया जाता है, किस तरह मनाया जाता है और क्या इसका उद्देश्य है, इसकी जानकारी हो। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। सर, जिस तरीके से आपने बात की कि जब सैनिक एक वर्दी में होता है, आज भी हर भारतीय के मन में कहीं ना कहीं सम्मान उत्पन्न हो जाता है जब वो किसी भी सैनिक को वर्दी में देखता है, चाहे वो एक छोटा सा फौजी हो या कर्नल हो। आपके मन में कैसे विचार आया कि ये वर्दी मेरे तन पर होना चाहिए और मुझे देश की रक्षा करना चाहिए? कब ये सोचा? नाई जी, आपने क्या दिल को छूने वाला सवाल मेरे लिए पूछ लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब स्कूल या प्राइमरी लेवल में जब था तो उस समय मैंने कहीं भी कोई परेड या कोई स्मार्ट लंबे बांके जवान अपनी स्टार्च ड्रेस के अंदर देखे तो मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि ये कौन है, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, क्या मैं भी ये वर्दी पहन सकता हूँ। उस समय बिल्कुल ये नहीं पता था कि ये ऑफिसर्स JCO जवान हैं या क्या है, जो भी हैं, एक वर्दी पहनने का एक वो जो पैशन था वो दिल में शुरू प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल से था। और जैसे 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 9th क्लास में आए तो वहाँ देखा NCC थी, फिर मैंने देखा वो उसी का, तो मैंने NCC ज्वाइन कर ली। तो NCC जूनियर डिवीजन में, मैं यहाँ जयपुर का ही रहने वाला हूँ और ये फर्स्ट राज NCC बटालियन जो कि इस समय रामनिवास बाग में मौजूद है, यही हम सामर लेक से मैंने स्कूलिंग की है, मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो वहाँ पे जूनियर डिवीजन किया। उसके बाद जब जयपुर आए तो 1 साल माणक चौक जो अमित भारद्वाज स्कूल के नाम से जाना जाता है, हवा महल के बिल्कुल साथ, वहाँ से मैंने 11th क्लास 71 में पास की और उसके बाद महाराजा कॉलेज ज्वाइन किया। इट्स सो हैपन कि महाराजा कॉलेज भी उसी फर्स्ट राज NCC बटालियन के अंडर में था जी। तो यानी अगर आप देखें तो 69 से करीबन 75 तक कंटिन्यूस इसी बटालियन में मैं रहा और मैं आज जो कुछ भी हूँ यहाँ बैठा हूँ और 40 साल मैंने सेना में सर्विस की है, उसकी शुरुआत उसी बटालियन से हुई, बहुत खूब, फर्स्ट राज बटालियन। और
उसका मैं देश को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एनसीसी की वैकेंसीज हैं फिक्स्ड, 50 नंबर है उनका इस समय। हमारे समय में 28 था, वो नंबर बढ़ा दिया गया आजकल। और जिसने सी सर्टिफिकेट पास किया एनसीसी का ए ग्रेडिंग से, वो बिना रिटन एग्जामिनेशन के डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। कितनी बड़ी सहूलियत, बहुत बड़ी। और ऐसे ही हमने ज्वाइन किया है। और इसका फायदा ये हुआ कि मेरा बेटा जिसने ग्रेजुएशन किया और 2012 में इसी एनसीसी एंट्री के थ्रू वो उसने भी ज्वाइन किया। सर यहाँ मैंने एक बात नोट की कि जैसे आर्मी का जिक्र आया, वैसे आपकी आंखों में एक चमक आ जाती है। और ये एक आर्मी पर्सन की खासियत भी होती है कि जब वो अपने से रिलेटेड पर्सन देखता है, चाहे वो फौज में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, वो कहीं ना कहीं खुश हो जाता है, चमक हो जाती है। तो एक ऐसी ही चमकदार शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, और वो हैं आपकी जिंदगी के बहुत करीब मेजर जनरल लखविंदर सिंह जी। तो देखते हैं वो आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। चलिए। जनरल लखविंदर सिंह, आर्मी फ्लैग डे पर आपका अभिनंदन करता हूं और आपको अपनी शुभकामनाएं भेंट करता हूं। आज का दिन बहुत अहम दिन है जब हम अपने शहीदों को और अपने वेटरन्स को याद करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इंडियन आर्मी एक बहुत बैटल हार्डन्ड, बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। जब जब देश पर मुश्किल बनी है, इंडियन आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये जो मेजर लखविंदर सिंह जी हैं, मेजर जनरल लखविंदर सिंह जी, ये आपकी जिंदगी में बहुत खास जगह रखते हैं। ये मेरे मेंटर हैं और मैं क्रेडिट देना चाहता हूं इनको बिल्कुल आपके माध्यम से कि मैं जो कुछ भी मैंने सीखा है तो इन्होंने सिखाया है। और हमारे यहाँ आर्मी में पर्सनल एग्जाम्पल से लीड किया जाता है। ये नहीं कि आप खुद नहीं करोगे, हम करेंगे। वी विल डू इट, नॉट दैट यू विल डू इट और आई विल डू इट। नो, वी विल डू इट। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब एक सम्मिलित एक इकाई है जो एज वन लड़ाई करती है। आपने पुराना वो लकड़ी के कट्टर वाला सुना होगा ना? बिल्कुल उसी तरह से एक यूनिट होती। ये मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे। अच्छा। 40 मीडियम रेजिमेंट एसपी जो मेरी रेजिमेंट जिसको मैंने बाद में कमांड किया, ये मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे। इन्होंने बहुत सिखलाई की। उसके बाद इनका प्रमोशन होता गया और फाइनली तो ये जीओसी बने। लेकिन खास इनका जो है, ये सेलिब्रिटी हैं कारगिल वॉर। जी बिल्कुल। 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो ये आर्टिलरी ब्रिगेड के वहां पे कमांडर थे जी। तो दुश्मन ऊंची चोटियों पे बैठा हुआ था चारों तरफ, और हम नीचे थे और हमारी सड़क पे नजर किए हुए था, तो हमारा मूवमेंट बहुत मुश्किल था। इन्होंने और हमारे पास बोफोर्स गन्स थी, लेकिन बोफोर्स गन्स का मूवमेंट वगैरह जो है वो बहुत मुश्किल है। बोफोर्स गन्स की जो वेलोसिटी है, जो गोला फायर होता है, वो करीबन 2500-3000 मीटर्स पर सेकंड का होता है जी। लेकिन क्या है कि कभी उसको हम इनडायरेक्ट फायरिंग में यूज करते हैं, उसकी रेंज 30 किलोमीटर है। तो इन्होंने उस गन को डायरेक्ट फायरिंग में ऑब्जर्व फायर करके दुश्मन के बंकर्स को उड़ाना शुरू किया जी। जैसे ही वो कार्यक्रम शुरू हुआ, दुश्मन कहने लगा कि मेरे ऊपर कहर बरस रहा है, और वो वहां पे टेनेबल नहीं रहा। और कारगिल विजय का श्रेय अगर जाता है किसी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को, वो है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जी। उसका फायर और श्रेय उसके जो आर्किटेक्ट हैं, करता धरता, जिन्होंने ये इनोवेटिव प्लान बनाया, वो हैं मेजर जनरल लखविंदर सिंह। और इनको इस वॉर में जो विजय प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना और देश ने युद्ध सेवा मेडल से, YSM से नवाजा। बिल्कुल। और मेजर जनरल लखविंदर सिंह जी को हमारी तरफ से भी सलाम है कि उन्होंने अपनी जान हथेली पे लेके कहीं ना कहीं हमारी सरहद पर हमारी सुरक्षा की है। यहाँ सर जिक्र कर रहे हैं हम भारतीय सेना के साथ सेना के परिजनों का। आप खुद आर्मी में हैं, आपका बेटा आर्मी में है, या ये कहें कि आपके तो समधी भी दोनों आर्मी के अंदर हैं। एक आर्मी परिवार जो होता है, उसके लिए जितना मुश्किल सेना में खड़ा होना होता है, जितना मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाना हो, उतना ही कठिन होता है उसकी पत्नी का, उसकी माता का
घर में जिम्मेदारी निभाना, यहाँ कितना सहयोग रहता है परिजनों का। मैं तमाम उन सैनिकों के लिए जानना चाहूँगी जो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, सरहद पर हैं, लेकिन उनके परिजन, उनके परिवार घर बखूबी निभा रहे हैं। आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि जब आप फौज में रहे, जब आप अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, तब मैम ने कैसे उन जिम्मेदारियों को निभाया? मैम के पहले बड़ी मैम की बात करते हैं। जी बिल्कुल। बिकॉज शादी तो मेरी 86 में हुई और आर्मी मैंने 78 में ज्वाइन कर ली थी, तो से 8 साल का पीरियड तो मम्मी के अंडर कमांड के, और उसके बाद वाइफ का कमांड शुरू हो गया जी। और उसके बाद जब रिटायर हुए तो मेरे को खुशी से कहता हूँ कि मदर ने अभी वापस कमांड शुरू कर दिया। मेरी मदर अभी 24 नवंबर को 90 साल की हुई हैं और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं उनका माँ का बेटा हूँ और मैं माँ के साथ रहता हूँ। तो उन्होंने जो मेरे को आर्मी में भेजा जी, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, मेरी आंख में खुशी, और उस खुशी से उन्होंने अपना डर, और कोई नहीं भेजना चाहता अपने बच्चे को अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, उसको दबा लिया कि ये खुश है, ये जाना चाहता है, जाओ। उन्होंने पिताजी को भी बताया, पिताजी तो हमारे गुरु थे, अध्यापक भी थे, वो कहते बेटा कुछ करो, जो भी करो अच्छा करो, ईमानदार रहो और मेहनत करो। इसके अलावा उनका कोई एम्बिशन नहीं था। क्या मैं तो आपको यहां तक कहूंगा, जैसे मैं बात कर रहा था कि मेरे ताऊ जी जो कि मेरे पिताजी से बड़े थे, उन्होंने मेरी जब 10 साल की सर्विस हो गई तो मेरे पिताजी से एक सवाल पूछा कि राम साहब, जो कि मेरे पिताजी का नाम था, कि ये जो तेरा बेटा है और वो आर्मी में है, ये अफसर है या जवान है जी? तो मेरे पिताजी ने सोचा थोड़ा कि, और फिर जवाब दिया कि भाई साहब, बेटा ईमानदार है, बहुत मेहनती है, और मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि रिटायरमेंट से पहले तो पक्का अफसर बन जाएगा। अरे वाह। जबकि मैंने अफसर में ही कमीशन लिया, तो उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई वो नहीं कि आप अफसर हो, जवान हो, या यही एनवायरनमेंट यही है। तो उनका ये था कि भाई सेना में है वो सैनिक है, जैसे आपने बताया ना, वो सिपाही हो चाहे अफसर हो, कोई भी हो, सैनिक है। सैनिक पहले है और बाकी सब बात में। अभी मैं आता हूं जो सेना के अंदर जो वाइफ का रोल है, उसको अगर मैं एक फ्रेज में कन्वे करूं तो दे आर अनसंग हीरोज। बिल्कुल, दे आर अनसंग हीरोज, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं करता, उनको कोई तनख्वाह नहीं देता, हाँ, उनको कोई पेमेंट नहीं करता, लेकिन रोल, आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब ऑप पराक्रम शुरू हुआ, आप समझ सकती हैं कि ये सन कब की बात है, 2000 की बात है, तो पूरे बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी डिप्लॉय होगी, हमने भी मूव कर दिया, और हम 40 मीडियम जो कि सीओ थे हमारे जनरल लखविंदर, उनके बाद की बात है, हम डिप्लॉय हो गए फलोदी एरिया, वेस्टर्न बॉर्डर, और एक एरिया दे दिया, हम वहाँ बैठ रहे थे, और कभी भी युद्ध हो सकता था, ये सिचुएशन थी, और वहाँ हमने पूरा 1.5-2 साल गुजारे जी। बहुत कठिन से कठिन, 50 डिग्री टेम्परेचर, बारिश, तगड़ी सर्दी, सभी मौसम हमने वहाँ पे झेले हैं। ये सब लोग वहाँ हैं, टेलीफोन बंद हैं, कम्युनिकेशन सारे बंद हैं, मोबाइल बंद हैं, और पीछे फरीदकोट में जहाँ हमारी यूनिट थी, वहाँ पे करीबन 100-150 परिवार इनके, साउथ इंडियन रेजिमेंट है जी, मलयाली, तमिलियन, कुर्गी, इस तरह की ट्रुप्स की फैमिलीज हैं जिनकी हिंदी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है जी, पर्सनल प्रॉब्लम है, बच्चों की एजुकेशन की, बच्चों की मेडिकल की, और प्रॉब्लम्स हैं जैसे किसी के फादर की डेथ हो गई है, किसी के वो सूचना वहां पहुंच गई है, क्यों हमारे पास तो आती नहीं थी। तो इन सब समस्याओं को हैंडल करने वाला कौन है? सीओ मेम साहब जी, कर्नल वाई के माथुर की वाइफ। बिल्कुल। तो शाम को जब टेलीफोन करके मैं बात करता था मेरी वाइफ से, जब भी समय मिलता, कई बार 9 बजे, कभी 10 बजे, ये रात को 12-1-1 बजे भी बात की, कई बार टाइम नहीं मिलता था वहां पे, तो कोई लव चैट नहीं होती थी, हाँ। यही चैट होती थी, आज इतने बच्चों को दिखा दिया, ये कर दिया, उसको भिजवा दीजिए, उसके फादर की डेथ हो गई, कम से कम कंधा दे के आ जाए, वैसे अलाउड नहीं है लेकिन परमिशन ले लीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दिए, और वो फिर वो सूचना जो मेरी वाइफ देती, मैं उनको जवानों को देता, और दे यूज्ड टू फील कि सीओ मैम साहब वहाँ पे हैं तो सब ठीक है। बिल्कुल, और हमारे जो सैनिक हैं उनकी माताएं, उनकी पत्नी भी बहुत अहम किरदार निभाती हैं, कहीं ना कहीं वही उनकी हिम्मत है, तभी वो अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं, और तभी तो कहा जाता है कि हमारा देश जो है वीर जवानों का है। पुरानी यादों का आपने जिक्र किया, और कहा जाता है ना, ज़िंदगी जो है ना वो जिंदा दिली का नाम है, और एक जो आर्मी ऑफिसर होता है
और आर्मी में जो शख्स जुड़ा हुआ होता है उसके पास मनोरंजन के इतने साधन नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद की जिंदा दिली से ही अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी जी पाता है। कई लंबा अरसा होता है जब वो अपने परिवार से भी नहीं मिल पाता। तो किस तरीके का वो दौर होता है और किस तरीके से वो अपना वक्त बिताता है, वो आपसे जानना चाहेंगे। ये ऐसा है, माहौल जो आर्मी का जो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है जी, वो बहुत ही सख्त, सीरियस, जी बिल्कुल, आर्मी की डिसिप्लिन तो कहा ही जाता है। ये सब फैक्टर्स हैं उसमें जी। और उसमें अगर जो सिपाही है या कोई भी अफसर है, जेसीओ है, तो वो अगर टेंस होगा तो नेचुरली वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से नहीं कर पाएगा। और आपने देखा होगा बहुत सी फिल्म्स के जरिए आप देखते हैं, वैसे एक चीज़ तो है कि फिल्म के जरिए जो लड़ाई के हालात बताए जाते हैं, हाँ, वो आप 10% से 15% ही फील कर सकते हैं उनको। जो एक्चुअल लड़ाई की सिचुएशन है वो बहुत दूसरी है। जब ऊपर से आर्टिलरी बम्बार्डमेंट, एयरफोर्स का बम्बार्डमेंट हो रहा है और गोलियां चल रही हैं चारों तरफ और चारों तरफ से फायर आ रहा है, उस हालत में वो एक बंदा लेटा हुआ जो उसको एक्सपीरियंस वो कर रहा है, जो ये फिल्म है वो 10 से 15% करवा सकती है, बेहतरीन एक्टिंग से 20% करवा सकती है, लेकिन नहीं। उस समय आपने देखा होगा कि दो सिपाही आपस में मजाक कर रहे हैं एक दूसरे से। वो क्यों मजाक कर रहे हैं? रीजन ये है कि वो उसका ध्यान उस लड़ाई के खतरनाक माहौल से अलग करना चाहिए। अगर उसका लड़ाई के उस युद्ध के मैदान में उसको ये अपने परिवार का ध्यान आ गया या उसको और कोई याद आ गई, अपने माता पिता का ध्यान आ गया, तो वो युद्ध नहीं कर पाएगा। और युद्ध नहीं कर पाएगा तो वो कैजुअल्टी हो जाएगा। लेकिन हंसता रहेगा तो कुछ न कुछ करके वहां से निकल जाएगा और माता पिता का आशीर्वाद, फैमिली की बेस्ट विशेष और देश का सपोर्ट है तो फतेह होती ही है। बिल्कुल। यहाँ सर एक चीज़ जानना चाहूँगी मैं, आवा एक अल्फाज है हाँ। जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आर्मी के अंदर, बहुत एक फंड, इसमें किस तरीके से सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फंड यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम आपसे आवा के बारे में जानना चाहेंगे। जी मैम, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं आवा में मेरे फर्स्ट री एम्प्लॉयमेंट 2010 से 12 जो 15 कोर यानी श्रीनगर वाली कोर है, वहाँ बदामी बाग कैंट में मैंने ये 2 साल ड्यूटी निभाई है। और मेरे को ये फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैंने वो बहुत ही मुस्तैदी और बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी निभाई। उसके लिए मुझे रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट में आर्मी कमांडर्स, नदन आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन कार्ड से भी नवाजा गया। तो ये मैं अपनी थोड़ी सी सेल्फ प्रेज कर दी मैंने, लेकिन क्या काम है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये आवा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी जवान, जेसीओ, ऑफिसर्स और जो भी डिफेंस से संबंधित महिलाएं हैं, राइट, उनके वेलफेयर से रिलेटेड इशू है जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बच्चों की एजुकेशन आती है, बाकी और फैसिलिटीज़, मकान वगैरह की फैसिलिटी आती है उनको दिलाना, और उनका वेलफेयर आता है। और इनवेरिएबली सिपाही आगे बॉर्डर पे लड़ रहा होता है जी, तो वो सेपरेटेड फैमिलीज एकोमोडेशन में रहते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं और बताऊं कि श्रीनगर के अंदर करीबन 100-150 सेपरेटेड फैमिलीज, उसमें हर एक एज ग्रुप की, न्यूली मैरिड से लेके सीनियर लेडीज जिनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ते हैं, वो वहाँ पे उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज दी जाती हैं और उनको वहाँ रखा जाता है। उनको लुक आफ्टर करने के वेलफेयर ऑफिसर ध्यान रखता है उनका और उनकी रिक्वायरमेंट मीट करता रहता है। और ये आवा का मेन रोल। आवा जो मैंने बताया ना अनसंग हीरो, तो वहाँ पे जो कोर कमांडर हैं उनकी वाइफ वहाँ के आवा की इंचार्ज है। जो आर्मी कमांडर हैं उधमपुर में, उनकी वाइफ वो रीजनल प्रेसिडेंट है। और देश में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की वाइफ वो हैं देश की आवा की प्रेसिडेंट। इसी तरह से नेवी के अंदर अलग है, उसको नावा बोलते हैं, एयरफोर्स में अफवाह बोलते हैं। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनके ये काम। तो इसमें मुश्किल काम जो मैं बताना चाह रहा हूँ और जो मुझे लगा कि उसमें मुश्किल काम ये होता था कि जब कैजुअल्टीज आती थी वहाँ पे, और कई केसेस में तो न्यूली मैरिड लेडी की हस्बैंड की एनकाउंटर में डेथ हो गई, उसको ले उसकी न्यूज़ उनको ब्रेक करना और उनके रिलेटिव्स को वहाँ बुलाना, वो करना बहुत दर्दनाक। और अभी तक मेरे जहन में वो याद कभी कभी आ जाती है। तो वो मेरे को लगा कि वो, लेकिन वो काम करना पड़ता है, वो तो बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा हो रहे हैं, ये सोशल और जो मीडिया और ये जो मोबाइल है, ये मेन कल्प्रिट है उसके लिए। मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जहाँ जवान 2 साल वो छुट्टी पे रहता है, सेपरेटेड फैमिली, वो वापस जाता है और वो अपनी वाइफ पे एलिगेशन लगाता है, वाइफ उस पर लगाती है, और अल्टीमेटली हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस एट हायर लेवल है। उनको बुलाना, उनको काउंसलिंग करना, दोबारा कोशिश करना उनको सेटल करने की, ये सब आवा के रिलेटेड। यानी ये कहेंगे कि परिवार के मुखिया की एक जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं जो सर। और दूसरा पैसा, एक मिनट सॉरी जी सर, ये जो आपने फंड की बात की है ना, ये आवा का खुद का भी फंड है वैसे, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन सब हेड से भी फंड उनको दिया जाता है। तो बच्चों की एजुकेशन के लिए जो प्री प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो आवा हैंडल करती है, उनके सिलेबस बनाती है, उनके स्कूल्स खोलती हैं, और जो भी प्रेसिडेंट लोकल आवा होती है वो हैंडल करती है, और इनसे जो फंड इकट्ठा होता है ये थोड़ा फंड उनको भी दिया जाता है। यानी ये जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस से जो फंड इकट्ठा है वो भी आवा के अंदर जा रहा है, और ये एक अच्छी चीज। सर, सेना का जिक्र हो रहा है तो आज हमारे लिए आपको पास एक संदेश भी है जो आपको एक प्यारा सा मैसेज देंगे, और आपके बहुत ही नज़दीक हैं वो। तो चलते हैं, मिलते हैं कर्नल महेंद्र कुमार त्यागी जी से, और वो आपके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। झंडे दिवस के शुभ अवसर पर देश के आम और खास हर एक नागरिक का वंदन, अभिनंदन। ये दिवस देश के वासी अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए मनाते हैं और दिल खोल कर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आम और खास इसलिए बोला कि देश के राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक इसमें पूरी तरह समाहित होता है और अपने अपनी इच्छानुसार योगदान देता है, जो आने वाले समय में जो देश की सेवा करते हुए जिन जवानों ने देश के खातिर अपनी जान निछावर करी, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, उनके परिवार को संभालने के लिए आने वाले समय में आपका योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। सेवा में मैंने 32 साल दिए। आज के संयोग कर्नल योगेंद्र माथुर और मैं एक ही यूनिट यानी कि 40 मीडियम रेजिमेंट के हैं। तोपखाने से हम लोगों ने एक साथ काफ़ी वर्ष साथ कार्य किया और आज भी हम एक परिवार की तरह रहते हैं। 40 मीडियम रेजिमेंट देश की जानी मानी पहली तोपखाना रेजिमेंट ही, जिसको कि 1965 में उत्कृष्ट कार्य के लिए असल उत्तर के बैटल ऑनर से सम्मानित किया गया। इस यूनिट ने 1948, 1962, 1965, 1971 सभी में वॉर में अपना योगदान दिया। ये परिवार हमारा एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे हमारे बच्चे, जैसा कि एक उदाहरण अभी है कि योगेंद्र माथुर जी के सुपुत्र उसी यूनिट में कमीशन हुए हैं जिस यूनिट में उन्होंने कमांड किया और जिस यूनिट में मैंने सर्व किया। ये प्रथा हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और देश इसी प्रकार अपनी कृतज्ञता हमारे प्रति दिखाता रहता है, जो बहुत ही सराहनीय है। और हम तहे दिल से हर एक नागरिक का इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही प्यारा मैसेज दिया, और उन्होंने वाकई जो बात कही है वो बहुत ख़ास है कि कहते हैं ना कि जब हम अपनी परंपरा अपनी अगली पीढ़ी को दे रहे होते हैं ना सर, उससे ज़्यादा हमें फ़ख्र किसी चीज़ में महसूस नहीं होता। तो जब आपने यही जिम्मेदारी अपने बेटे के हाथ में दी, और आपकी तो बहू भी आर्मी में, इतना फ़ख्र महसूस हुआ, खुशी से ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ होगा। जी। मैं एक सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कर्नल त्यागी और मिसेस त्यागी हम साथ जैसा बता रहे थे, हमारे यहाँ आर्मी में एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, वो और जगह देखने को कम मिलता है। होते हैं बहुत जगह कि जैसे कोई नया ऑफिसर आता है तो जो सीनियर होता है उसका थोड़ा सा सीनियर, जैसे कर्नल त्यागी मेरे सीनियर थे, वो उसको तौर तरीके और तहजीब सिखाता है। अच्छा। वो उसका मेंटर बन जाता है।
वो पता है वही ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे टाई लगाते हैं, ये सॉक्स का कलर, ये पैंट का मैच करना चाहिए, ये मतलब बेसिक्स बता। जब वो शादी करके आता है तो दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि अब वो जो लड़की जो आती है वो बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से आती है, और यहाँ आर्मी के तौर तरीके, ये मैस डिसिप्लिन क्या है, आवा होता है, मीटिंग होती है, सब होती है। तो जैसे मिसेज त्यागी ने मेरी वाइफ को सिखाने का जिम्मा लिया, इन्होंने मुझे तो हम एक दूसरे के वो हैं, एक तरह से परिवार हो गए। हाँ, परिवार। यहाँ मैं ये बात कहूंगी कि कहा जाता है ना कि सेना और सैनिक का खुद का एक अपना परिवार अलग बन जाता है, जो कहीं वो किसी रिश्ते नाते से नहीं जुड़े होते, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है देश की रक्षा का नाता, देश की रक्षा की जिम्मेदारी, और वही एक रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो इतना गहरा रहता है कि शायद सदियों तक चलता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि वो हर चीज़ से अलहदा होता है, वो मजहब से अलहदा होता है, वो किसी शहर गांव से अलग होता है। और इसी तरीके से एक छोटा सा जिक्र हम जानना चाहेंगे एमएमजी के बारे में कि एमएमजी क्या होता है। मैं मशीन गन की बात नहीं कर रही हूँ सर, एमएमजी क्या है सेना के अंदर? जी जी, मैं एमएमजी की, पहले आपने बेटे की बात की थी, वो मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी क्या है, जब वो स्कूल जाता था और वहाँ पढ़ता था तो उसी रेजिमेंट में खेलते कूदते हैं और वो वहाँ बड़े होते हैं, उसी में वो ऑफिसर बन करके वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो एक वो जो रिलेशन होता है, और जगह इसको शायद नेपोटिज्म कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सेकंड जनरेशन कहते हैं। ये जी, ये बहुत गर्व की बात है। उस मैथ्स के एक बोर्ड लिखा है 40 मीडियम, उसमें जब वो 4 साल का था तो उसकी फोटो है, और अभी ही इज इन चार्ज ऑफ दैट मैथ्स। तो लाइक दैट वो एक बहुत अच्छी सिस्टम है। इवन एक और मेरे फ्रेंड है कर्नल धीर, उनके पिताजी हमारी रेजिमेंट के 60s में सीओज रहते। ऐसे हमारे यहाँ ये सिलसिला चलता रहता है। अभी आते हैं एमएमजी पे। सर एमएमजी के बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन अभी आपने बात किया कर्नल धीर का। तो जब आपने कर्नल धीर का जिक्र किया है तो एक और सरप्राइज मेरे पास है आपके लिए। पहले वो सरप्राइज मैं आपको दूंगी और देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस कर्नल सुनील धीर जी आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। तो देखते हैं सर क्या कह रहे हैं आपके लिए। Hi Ganmathur, thank you for giving us the opportunity to speak on the Flag Day. What a beautiful experience it has been to be associated with 40 Medium. I came to 40 as a bride and heard this term, brother officer, for the first time. And when I look back, I realized that brother officers have been like brothers. This whole unit concept is like a family. So 40 Medium is my second family, because also I'm a daughter-in-law of the colonel who commanded this regiment, Colonel M.D. Dheer. Jai Hind. Thank you, Colonel Y.K. Mathur, for giving us this platform on such a auspicious day, Armed Forces Flag Day. इस दिन को हम सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को उनकी डेडिकेशन, करेज और सैक्रिफाइस के लिए याद करते हैं, जो अपनी जान की परवाह करे बिना भी वो ये काम करते हैं। इस दिन में उनके फैमिलीज को भी हमको ये दिन अर्पण करना चाहिए। मैं कर्नल वाई.के. माथुर को 1981 से जानता हूँ। शुरू से ही हम चड्डी बड्डी यार रहे हैं और तब से 40 इयर्स से हम बिल्कुल अच्छे दोस्त रहे हैं। ये यूनिट जो 40 मीडियम है, मैं जून 1980 में आई गॉट कमीशन हियर एंड आई एम अ सेकंड जनरेशन ऑफिसर। I have my father has commanded this unit from 66 to 69. Army में और armed forces में we give a lot of importance for this parental claim and legacy. It gives you dividends which is out of proportion. And as you go along, you get leaders who sacrifice themselves and take on themselves to keep the whole unit together. I also had a mentor, General Lakhvinder Singh, who took upon himself to keep 40 Medium together. And since last 40 years, we all of us have been together because of his dedication, his Mrs. Lakhvinder's hard work, and of course the sacrifice of their children. And their unconditional love for everybody. Yes. So this is an auspicious day to remember the legacy and all the people who have sacrificed themselves for the country.
जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल, मिस्टर एंड मिसेस धी ने बहुत ही प्यारा मैसेज कर्नल धी। दिया। हाँ, बिल्कुल, कर्नल साहब ने जो कहा वो जी। वाकई दिल के करीब है, और कहा जाता है ना कि कहीं ना कहीं वो संदेश एक दिल के बहुत नज़दीक होता है, वही एक परिवार होता है। जी सर, आप बताएं। एक छोटी चीज़ मैं इसी इनसे संबंधित कि जैसे मैंने कमांड की रेजिमेंट, और ये कर्नल धीर के फादर ने जी। कमांड की 60s में, राइट। तो ये मेरे से थोड़े से जूनियर हैं, तो मुझे मौका मिला और मैं सीओ बन गया। जी। तो इनको किसी और रेजिमेंट को कमांड करना पड़ा, यानी ये सेकेंडराइजेशन कमीशन हुए लेकिन कमांड नहीं कर पाए। तो मैं हमेशा इनसे मजाक में कहता हूँ कि मेरा लेवल तो आपके पिताजी का लेवल है, और तुम्हारा जो लेवल है वो एक ऑफिसर को मेरे बेटे वाला लेवल है। दो वी आर वेरी क्लोज, वी आर सेम सीनियरिटी, एंड एज ए ह्यूमर आई टेल। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहा जाता है ना जो कर्नल का ओहदा है वो आम नहीं होता, वो पिता की तरह उस तमाम छोटे बच्चे जो आए हुए होते हैं, जो नए फौजी होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी निभानी होती है, उनकी एक छोटी छोटी चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। यहाँ सर हम जिक्र करेंगे सशस्त्र सेना झंडा दिवस का। क्या कुछ इसके बारे में आगे है, चूंकि आप एक फौजी हैं और आप इसके लिए कोशिश यही करते हैं कि अगर आम नागरिक, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले साल जो है बहुत कम फंड हुआ, और अगर कहा जाता है कि हर नागरिक थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट दे, तो उन तमाम परिवारों के लिए जो परिवार अपने जवान बेटों को, अपने पति को, अपने सुहाग को, अपने बच्चों को खो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। एक आम नागरिक कैसे किरदार अदा कर सकता है, कैसे वो इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। नाहिद, सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझने की जरूरत है जी। कि जो सेना ज्वाइन कर रहा है वो पैसे के लिए नहीं कर रहा, बिल्कुल पैशन के लिए कर रहा है। बिल्कुल। जो सिपाही सरहद पे खड़ा है और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसने अपने पूरे कंफर्ट, फैमिली कंफर्ट ये सब छोड़ रखे हैं, वो पैसे के लिए नहीं छोड़ रखे। वो उतना पैसा कहीं सिविल में आराम से कमा सकता है। उसने पैशन की, वर्दी का पैशन है उसको, वो वहां पे वो ड्यूटी कर रहा है। अगर हम देशवासी जिनका की जिम्मा है, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है जी, तो सुरक्षा का मामला सिर्फ आर्मी और थल सेना या वायुसेना इनकी जिम्मेवारी नहीं है, हर एक सिटीजन की जिम्मेवारी भी सुरक्षा है जी, तो क्यों ना देश भी इस मुहिम से जुड़े, जी, और वो जो सिपाही वहां पे खड़ा है उसको अपना भाई, अपना बेटा मान के आइडेंटिफाई करें। जी। जब ये जज्बा आपके दिल में आएगा कि भाई मेरे गांव के 5 बच्चे वहां पे सेना में वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे गांव के, हमारे बेटे हैं, हमारी आर्मी है, हाँ, ये अपनापन जब डेवलप होगा, जब आप समझेंगे कि उसने जो सेक्रीफाइस किया है। मैंने कई बार बहुत गैर जिम्मेदारा रिमार्क्स सुने हैं लोगों के कि ये तो उनका काम है, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको कंपनसेट हो जाता है, तो ये तो वो करते हैं। अरे जब ये एटीट्यूड आपका रहेगा तब देश तरक्की नहीं कर सकता। जी। कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं और कभी भी सेना उस एनकाउंटर कर सकती है वो सिचुएशन जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, देश विश्व के अंदर कई राष्ट्रों में ये सिचुएशन हो रही है। हम सेफ हैं, हम शाम को घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जा रहे हैं, जनरली सब सेफली हो रहे हैं, इलेक्शंस हमारे प्रॉपर हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जो जहां पे प्रॉब्लम एरिया है वहां आर्मी हैंडल कर रही है अपने आप में, ये कर रहे हैं। तो ये जब देशवासी समझ जाएंगे तब वो कहेंगे कि भाई अब जो सेक्रीफाइस हो गया, जिसने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस कर दिया, वो उसने क्या कहते हैं देश के भरोसे छोड़ दिया, तो हर एक देशवासी की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो कंट्रीब्यूट करे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सबकी है, और हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये एक ऐसा मौका है कि कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से अपने परिवार की मदद करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है हमारे उन तमाम सैनिक भाइयों की मदद करने के लिए। सर, किस तरीके से वो फंड कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जिस तरीके से आपने बताया था कि डिजिटल पेमेंट का जरिया हो गया, तो कहाँ QR कोड आता है, कैसी जानकारी, कहाँ पर ये फंड देना होता है, या कौन सी साइट होती है? ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो नाहिद साइट है उस पे आप जाइए, वहां पे आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी कंट्रीब्यूशन की, आपको नंबर मिलेगा। मैंने पिछले साल राज्यपाल का मैसेज जो भी आता ही होगा, आज देखा नहीं मैंने, वो उन्होंने अपील की राजस्थान के वासियों से, और नीचे QR कोड दिया हुआ था। जी जी। तो जो भी कंट्रीब्यूट इतना आसान है कि उससे आपने जितना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चेक भिजवा सकते हैं, डिजिटल ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंट नंबर होता है, तो इसलिए तरीके बहुत हैं
और जो करना चाहें उनको आप कर। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये इनकम टैक्स की रिबेट है अंडर सेक्शन 80G। अच्छा, ये टोटली एग्जम्प्टेड है फ्रॉम ये बहुत खास बात बताई है आपने। जी 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 सर, और ये ज़रूरी भी है, कहीं ना कहीं हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आप अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हो, जिस तरीके से सैनिक आपको अपना परिवार बना रहा है, उसी तरीके से हमको भी, उसी तरीके से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश हित में अपना योगदान दें। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम देशवासियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? समय की थोड़ी सी कमी है, तो कम शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सबसे पहले युवाओं को देना चाहूंगा। देशवासियों का संदेश मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, युवाओं को देना चाहता हूं। डू यू हैव इट इन यू? आर्मी का एक बहुत बढ़िया बैनर चलता है जी, उसको रिपीट करता हूं मैं। डू यू हैव इट इन यू? डू यू हैव इट इन यू? इफ यू हैव इट इन यू देन जॉइन आर्मी एंड बी विनर फॉर द लाइफ। जी, ये हर एक आदमी जो अपने आप को सर्च करे और देखे कि मुझे सेना ज्वाइन करनी चाहिए जी, तो मैं सभी यूथ से अपील करूंगा कि आप कोई भी प्रोफेशन कर, लेकिन आर्मी ज्वाइन जरूर करें। ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, देशभक्ति का इन्वॉल्व है मुद्दा इसमें, और इट इज़ वेल पेइंग ऑल्सो, वेरी रेस्पेक्टेबल लाइफ। आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड to have been associated with the Indian. बहुत खूब सर, और हम यही कहना चाहेंगे सभी दर्शकों से कि कहीं ना कहीं आप अपने परिजनों को, अपने परिवार में किसी न किसी को, चाहे आपका पुत्र हो, भाई हो, सेना से जुड़ने का कहिए। और जिस तरीके से सेना के लिए, आर्मी के लिए नेशन फर्स्ट होता है, उस तरीके से हम सभी भारतीयों के लिए सबसे पहले हमारा देश होना चाहिए, और उस देश की तमाम जिम्मेदारियां हम सब की भी होना चाहिए। सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो खूबसूरत दिन है, ये इस तरीके से ही मनाया जाए और आप हमसे यूँ मिलते रहें। बहुत कुछ जानने को मिला, आप अपने कीमती वक्त के साथ कर्नल साहब यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम सैनिकों को, तमाम हमारे जो फौजी भाई हैं जो आज सरहद पर मुस्तैद हैं, उन सभी को सलाम, उनके परिजनों को सलाम, और तहे दिल से दूरदर्शन, हमारे पूरे परिवार की ओर से, हम सभी की ओर से, तमाम देशवासियों की ओर से आपका दिल से धन्यवाद कि आप अब हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेके खड़े हुए। सर, फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों से इजाज़त लेने का, तो अब हमें दीजिए इजाज़त। सर, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।